चलिए एक बार फिर बजट की चर्चा पर रुख करते हैं। वक्त का अभाव है, जल्दी जल्दी एक एक प्रतिक्रिया तमाम मेहमानों से ले लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में, सुमन जी क्या कहेंगे? तमाम बातें कही जा रही है, मनीष जी भी कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उसका लाभ धरातल पर मिल रहा है और सिर्फ अभी नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में भी इसका लाभ मिलता रहेगा। इस तरह की तैयारी है सरकार की, सहमत है क्या? देखिए दीपक जी, एक दुर्भाग्य मानता हूं कि हम लोग जिस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं हम उस हिसाब से ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी होनी चाहिए कि जनहित में क्या लाभ होगा। क्या आज का जो बजट पेश किया गया उसमें कहीं बतलाया गया है कि 1300 रुपये का जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, वो 800 रुपये में देने की व्यवस्था की जा रही है। जो 40 रुपये किलो आटा बिक रहा है वो 20 रुपये में मिलने की संभावना है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। जो 150 रुपये 100 रुपये सरसों तेल मिल रहा है वो 70-80 रुपये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह मिलने की जो है सो व्यवस्था की जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब जनता को कोई लाभ नहीं है तो ये होगा तो वो होगा, तो इस तरह की बात से न हमारी जनता खुश होगी न हमें कोई राहत मिलेगा। अब ऐसा होगा तो दूरगामी इसके परिणाम होंगे। भाई जनता बचेगी तब तो दूरगामी परिणाम हम चाहिए। अभी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी जो पिस रही है पिछले 5-10 वर्ष से, जो जनता पिस रही है महंगाई से, उनको कुछ राहत मिलना चाहिए था। ये हम सरकार पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ये हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो उसी जनता के हित में हम भी हैं, मेरे माता पिता हैं, एजिया जी की जो फादी जी घर के लोग हैं, परिवार साहब परिवार, तो हम लोग एक आम परिवार हैं। हमको एक जीने का ही मकसद चाहिए। अब सोलर ऊर्जा मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ये होगा वो होगा, नहीं, जनता की बात सरकार को करनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, तो जनता की बात सरकार को करनी चाहिए, ये सुमन जी आप कह रहे हैं। और एजाज जी, आपको क्या लग रहा है कि जन भावना से केंद्र की सरकार कहीं कटी हुई है और सिर्फ वो अपनी विचारधारा के साथ अपनी योजनाओं को ही जनता तक पहुंचाना चाह रही है? निस्संदेह। देखिए, ये निस्संदेह ऐसी बात है और ये इंटरिम बजट है, तो इसमें ये मेन इनका मुद्दा 24 का चुनाव है, उसी तरह ये काम कर रही है। लेकिन जनता निराश है। मैं कुछ राह चलते लोगों से भी मेरी बात हुई जिन्हें कुछ उम्मीद कि कुछ योजनाएं बनेंगी, ऐसी कुछ वो लोग को दिखाई नहीं दी। अभी भी उनका बेटा ग्रेजुएट करके बैठा ही रहेगा, उनको ऐसा लग रहा है। तो जब तक डायरेक्टली अगर आपको गरीब जनता को कुछ लाभ नहीं होगा, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और हमारे देश की आबादी इतनी है, गरीबी इतनी है कि इस तरह की जो ये लंबी लंबी योजनाएं जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनेंगी उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। हेडलाइंस बनाने के लिए जरूरी है, बजट सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत निराशजनक। पहले हम जीना चाहते हैं, उसका वातावरण दिया जाए। सुमन जी, आपने कह रहा कि आप कह रहे हैं कि पहले जीना चाहते हैं, क्या ये सरकार उस स्थिति में भी नहीं है? लेकिन सरकार तो 80 करोड़ लोगों को राशन तक मुहैया करा रही है। ये राशन जो है कि आप एक बात मैं दीपक जी कहता हूँ, आप प्रबुद्ध हैं, बड़े पत्रकार हैं, बहुत लंबा आपका अनुभव है, चूँकि हमने बहुत पहले से आपके साथ डिबेट में काम किया है, बैठा है। ये जिस तरीके से ये आपको राशन अगर दे रहे हैं, मुफ्त मुहैया कर रहे हैं, तो इतने दिनों में इन्होंने अपने देश के लोगों को इतना सक्षम क्यों नहीं बनाया जहां अन्न का कोई अभाव नहीं रहे? इतना आर्थिक रूप से इन्होंने क्यों नहीं सपन बनाया जहां वो 5 किलो ये जो मिल रहा है, 7 किलो मिल रहा है, वो खरीद सके? तो ये पंगु बनाने का काम है। पहले आप सक्षम बनाइए ताकि हमारी जनता अपनी समर्थता से वो 5 किलो नहीं 25 किलो खरीद सके। और क्या था, पहले 2 जगह से मिलता था, प्रदेश से भी और केंद्र से भी, एक जगह से हटा दिया गया है। तो अपने सुविधा के अनुसार जब जैसा तब तैसा अभी देंगे, फिर दिसंबर में खत्म कर देंगे, यह नहीं होना चाहिए था। ये पॉलिटिक्स है, ये जो है समर्थता प्रदान नहीं कर रही सरकार। चलिए, तो अनाज की क्वालिटी से भी आपत्ति है और जो पहुंचाया जा रहा है उससे भी परेशानी ये है कि आप लोगों की जेब में जो पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। अपने नियमों से राहत दीजिए। आपको सरकारी योजना के तहत उन्हें मुफ्त राशन अपने नियमों में राहत दीजिए, कुछ लंबा हो। देखिए, दोनों साथियों को मैं बोलना चाहता हूं कि पिछली बार जो इनकम टैक्स की जो स्लैब थी उसको कम किया गया, जो नई टैक्स नीति, इनकम टैक्स की नीति, वो पैसा किसके हाथ में गया? वो पैसा जनता के हाथ में गया। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स देखें, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया, तो क्या कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने से क्या हमारी जनता को लाभ नहीं होता है? हमारे जनता के लोग ही हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। और आप देखिए, यंग लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने कितनी सारी योजनाएं लाई हैं जिस पर एंटरप्रेन्योरशिप की जो बातें बढ़ रही हैं। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पुरानी सोच से नया भारत और नए राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। और कई लोगों को ये इस बात का समझ नहीं हो रहा है
कि नए राष्ट्र और आगे अगर भारत को विकसित बनना है तो नई नीति होनी चाहिए, और ये नीतियां जो हैं दूरगामी होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इतने साल से जो नीतियां थी वो लोगों को कुछ बांट देते थे, छोटी छोटी चीजें राहते डाल देते थे, तो देश की हालत खस्ता हो गई। बिहार जो है सबसे नीचे है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने इन सब का बंटाधार कर दिया। तो यही सब छोटी छोटी चीजों के चलते ना बिहार डेवलप कर पाया और ना देश डेवलप कर पाया। अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार इस तरह से हो रहा है कि किसी सरकार में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इलेक्शन वाले समय में भी उन्हीं नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और कुछ भी नया नहीं दे रहे हैं, उन नीतियों को आगे लेके चल रहे हैं। और अपने जीवन में भी शायद हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो इन्हीं बातों को मैं बोलना चाहता हूं कि जो सरकार है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते और जो ज्ञान जो प्रधानमंत्री ने दिया है उस सबका साथ सबका विकास होगा, और यही हो भी रहा है। दूसरी बात, जो आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारे साथी कह रहे थे कांग्रेस के, देखिए एक इन्फ्लेशन होता है, तो जब इन्फ्लेशन अगर आप आर्थिक नीति को आप बहुत अच्छे से समझते हो और मेरे साथी भी समझते हैं, पूरी दुनिया में अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो भारत एक एक्सेप्शन के रूप में एक आता है। सब जगह इन्फ्लेशन जो है 8% 9%, पूरी दुनिया, और हमारे विपक्ष भी इस बात को, आज मैं शशि थरूर को देख रहा था, वो भी कह रहे थे कि इन्फ्लेशन भारत ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी विपदा जो कोविड-19 आया, उस समय भी इन्फ्लेशन हमने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। तो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से हम लोगों ने इन्फ्लेशन बहुत अच्छे मैनेज किया है, और अगर आप यूपीए 2 में देखेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा था, जिसके चलते आप लोगों को देने की बात कर रहे हैं, पर हमारी सरकार बचा भी रही है। अगर आपका इन्फ्लेशन कम है तो आपका पैसा बचता है, तो आपका इनकम टैक्स स्लैब कम हुआ, आपका इन्फ्लेशन बचता है, और अलग अलग योजनाओं से अगर चलिए आयुष्मान भारत ये चमत्कार ही कहेंगे ना मनीष जी कि आप इन्फ्लेशन मतलब इनकम टैक्स स्लैब में कटौती भी नहीं करते और कह रहे हैं कि आपके टैक्स में बचत हो रही है। मैं सहमत नहीं हूं। इनकम टैक्स स्लैब में नई जो इनकम टैक्स नीति है उसमें कटौती है। लोग अगर 7 लाख रुपए कमाते हैं तो उनका वहां पर 60,000 रुपए बचता है। तो अगर आप उस नए वाले जो इनकम टैक्स नीति है उसको आप देखें, इस बार सरकार ने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। और अगर आप तो क्या वाकई राहत है या फिर समस्या सरकार के लिए है अगर जनता इस अंतरिम बजट और सरकार की योजनाओं को नहीं समझ पाती? हमारे साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय जी हमारे इस खास पेशकश में। प्रोफेसर इंद्रजीत जी, किस तरह से आप बजट को देख रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप तो हम सुन ही रहे हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे। मैं तो एक शिक्षक के रूप में देखता हूँ जी। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत गरीबों के लिए बेहतरीन बजट है, और कुछ क्षेत्र के लिए मैं समझता हूँ, जैसे किसानों के लिए जो सम्मान निधि है, माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है, ये चल रहा है, कंटिन्यू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको कंटिन्यू किया गया है। इस तरह बहुत सब योजना को कंटिन्यू किया गया है। एक मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया योजना इस बार प्रस्तुत किया गया है, जो बड़े पैमाने पे माननीय वित्त मंत्री की तरफ से आया है। सोलर एनर्जी का, सोलर पैनल लगाने वाला, ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें हर कैटेगरी के लोग हैं, अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो उनको बिजली खपत कम होगी, ये बहुत फायदे की बात है। एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, किसान निधि 6,000 रुपया है, लेकिन जो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर पर खर्च किया गया है 1.27% है टोटल बजट का। तो एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जी। कृषि
क्षेत्र भारत के लिए हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर कृषक हैं अपने देश में, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो कृषि को नेग्लेक्ट करके हम लोग नहीं चल सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषि अगर फसल बढ़िया हो तो सब खुशहाल होते हैं। हम लोग अन्न ही खाते हैं, सोना चांदी तो खाते नहीं हैं। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर फायदा कैसे हो, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग जान रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने वाले हमारे किसान, या ऐसा मैं नहीं कहता कि वृद्धि नहीं हुआ है, लगातार कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए फायदे वाला वो नहीं हो पा रहा है। और जिसका नतीजा होता है कि कृषक लोन लेते हैं और वो सधा नहीं पाते हैं और अंततः सुसाइड तक करने की नौबत आज भी है। तो मैं इस तरह का भारत देखना चाहता हूँ। आप भी ऐसा चाहेंगे कि कृषक हमारा खुशहाल हो, और जब कृषक खुशहाल होगा तो मेरा राष्ट्र खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो प्रधानमंत्री जी का है टारगेट, हम लोग विकसित भारत में गिनती में आएंगे। चलिए, विकसित भारत की प्रोफेसर इंद्रजीत जी, हम फिर आपके पास लौटेंगे। विकसित भारत में क्या किसानों की स्थिति होगी, क्या उनकी भूमिका होगी? सरकार का दावा है कि आमदनी दोगुना करने वाले हैं और उनके खर्चों में कटौती कर रहे हैं, इस तरह से आमदनी उनकी अपने आप दोगुनी हो जाएगी। एक एक प्रतिक्रिया इस किसान संबंधित विषय पर। मनीष जी, आप ही से शुरू करते हैं और फिर पहले तो प्रोफेसर साहब को नमस्कार। मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं। मैं कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहता था, क्योंकि किसानों के लिए देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। तो अगर आप देखें तो सरकार ने 2,78,000 करोड़ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज पे दिया है, जिससे किसानों को लाभ होगा। अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो किसानों को भी लाभ होता है। और अगर आप देखें कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो 2,13,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किसको जाता है? ये किसानों को जाता है और गरीब जनता को जाता है। ये भी किसानों से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग देखें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अगर उसमें कितना आवंटन हुआ है तो 1,77,000 करोड़ का हुआ है। फिर से मैं ये सर को बहुत बोलना चाहूंगा कि रूरल डेवलपमेंट जो भी है वो किसानों से है। तो जरूर सर शायद देख रहे होंगे, और मैं डेटा देख रहा था, उसमें इस बार जो है करीब करीब 11% की वृद्धि हुई है जो एग्रीकल्चर जो बजट आया है जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। चलिए, तो इंद्रजीत जी की प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। वक्त का अभाव है, एजा जी के पास चलते हैं। एजा जी, क्या आप सहमत हैं कि सिर्फ किसानों को केंद्रित करके सिर्फ किसान के लिए क्या कुछ है ये देखना सही नहीं होगा? सर्वांगीण रूप से अलग अलग सेक्टर्स के मदद से किसानों की बेहतरी के लिए भी कोशिश हो रही है। देखिए, हमारे देश में छोटे छोटे किसान हैं और बड़े बड़े वो लोग को हैवी मोटर्स और ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है अपना उत्पाद इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए। जो दूध व्यवसाय होते हैं वो तो साइकिल में ही 2 केन लटका करके सेंटर्स पे जाके पहुंचा जाते हैं। ये तो बड़े बड़े जो दलाल इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको ज़रूर फ़ायदा इससे होगा, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनको छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करते हैं उनको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। उनको उसी से लाभ होगा अगर किसान की जो फसल नष्ट हो जाती है तो उसकी राशि अगर बढ़ा दी जाए, अगर सब्सिडी ये लोग को ज़्यादा कर दिया जाए, ये सबसे ये लोग को फ़ायदा होगा डायरेक्ट लाभ से ही। क्योंकि हमारे देश में छोटे छोटे किसान ज़्यादा है, खास करके बिहार में। उनको जब तक डायरेक्टली आप लाभ नहीं दीजिएगा उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। बिल्कुल। सुमन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपकी प्रतिक्रिया के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप पर आरोप भी सीधे मनीष जी ये लगा देंगे कि अब तक आपने क्या किया, जो आप सवाल खड़े कर। दीपक जी, मनीष जी को मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि मोदी सरकार जिस चीज को या जिस व्यवस्था को टुकड़े टुकड़े में बांट रही है वो कांग्रेस सरकार की देन है। आप रेलवे में टिकट किसी को बांटने के लिए दे रहे हैं, सफाई व्यवस्था किसी को दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस किसी को दे रहे हैं, हवाई अड्डा का रनवे किसी को दे रहे हैं, कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, आप जो जो आज खंड खंड बांट रहे हैं
उन्होंने कांग्रेस के द्वारा ही किया हुआ था, तो आप बांट रहे हैं। ये 10 साल का थोड़ी उपलब्धि है। 60 साल 10 में साल में कांग्रेस नहीं, ने ये मनीष जी, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया और आज दुनिया के सामने अगर खड़ी है। देखिए प्रिंसिपल साहब भी खड़े, मैं उन्हें भी नमस्ते करता हूँ, विद्वान आदमी है। क्या एक दिन की उपलब्धि है मोदी सरकार की? 60 से 70 आज साल जो में कांग्रेस ने 6 एयरपोर्ट दिए, 9-10 एयरपोर्ट दिए। देखिए और अगर आप देखिए पिछले 10 साल में ठीक 150 है, व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था की जा रही है, बेहतर व्यवस्था की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन पहले मैंने अभी भी कहा कि आदमी को जिंदा रखिए, जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति कीजिए। सिर्फ बड़े लेकिन लोग सुमन जी 2-2 हजार तो किसानों के खाते में साल में 3 किस्त में पहुंच रहे हैं। 15 लाख की बात हुई थी दीपक जी, वो भी 15 लाख के इंतजाम में हम लोग बैठे हुए हैं कि उसी में गैस सिलेंडर, आटा, चक्कू, जितना कुछ है हम लोग उसमें भरपाई कर लेंगे। कहाँ गया 15 लाख रुपया? कहाँ गया हर एक साल 10 करोड़ जॉब? देखिए ऐसे नहीं होता, सिर्फ बड़े बड़ी बात कर लें। और एडिया जी ने बहुत सही कहा कि बड़े अब बड़े नहीं, बड़े मगरमच्छ को नहीं, जो आम आदमी, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो साइकिल में या खोमचे पर ले जाके बिजनेस कर रहे हैं, वैसे लोगों को पहले आप राहत पहुंचाइए। जब छोटा टुकड़ा राहत उनको मिलेगा, देश बड़े स्तर पर जो आगे बढ़ने का काम करेगा। मनीष जी देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि छोटे जो लोग हैं, किसान हैं और जो गरीब जनता है, ये अर्थव्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। ये सारी नीतियां जो है उन्हीं को लेकर किया जा रहा है। मैं एक और नीति की बात करूं, हरित विकास, इसमें बायो एफएमजी और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की है। अब ये कहेंगे कि अच्छा इससे क्या होगा? देखिए अगर फोन भी सारे किसान के हाथ में आता है तो आज वो किसान यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीख रहा है और वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। जमाना बदल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुरानी चीजों को लेकर के देश को आगे नहीं बढ़ाया जा जमाना सकता बदल रहा है, वक्त का अभाव है, लेकिन जी एकदम संक्षेप में 1 मिनट में लूंगा। आज मनीष जी जिस बात की कर रहे हैं, फोन, टेलीफोन और मोबाइल, जब राजीव गांधी के शासन काल में, सत्ता काल में इन चीजों को देश में बढ़ाया जा रहा था, यही भाजपा वाले लोग कह रहे थे कि देश में अब बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज होगी कि देश बट जाएगा। और आज वही लैपटॉप, वही मोबाइल और वही कंप्यूटर जो है देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किसी के योगदान को ये सरकार भी नजरअंदाज नहीं दीपक करती। जी मैं बोलना एकदम चाहूंगा, संक्षेप में चाहेंगे। हाँ एकदम संक्षेप में, नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी के प्रयोग का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप नैनो देखिएगा, इसका विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया है। तो ये जी मौजूदा सरकार की कितनी महत्वाकांक्षी कोशिश है उसको समझ सकते हैं कि वित्त मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी इसका उल्लेख करते हैं। चलिए वक्त का अभाव है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब के पास आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों का, जय यादव जी, सुमन कुमार मलिक जी और मनीष बैरियार जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए।